ब्रांड्स, ठीक है। तो भाई ब्रांड से हम सब वाकिफ हैं, ठीक है। गुडविल, कॉपीराइट, ये सब हमें नहीं पता शायद, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप कॉपीराइट या गुडविल कभी एनालाइज नहीं करते, कभी देखते नहीं हो। लेकिन ब्रांड एक ऐसी चीज है जो हम सब बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, और हम एक ऐसी इकोनॉमी में, एक ऐसी एरा में काम करते हैं जहां पर एक ऐसा एरा में जीते हैं जहां पर ब्रांड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इवन प्रोडक्ट से ज्यादा कई बार ब्रांड्स की वैल्यू होती है। तो ब्रांड क्या चीज है ये आप सब जानते हैं। ब्रांड का मतलब है यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट demarcate its or distinguishes it from the other goods and other products which are available in market, that is known as brand, ठीक है। तो भाई ब्रांड के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क, उसका जो भी यूनिक पैकेजिंग का स्टाइल है, जो कलर कॉम्बिनेशन वो लोग यूज करते हैं, ये सब ब्रांड में भाई गिना जाता है। प्लस जो उसका मार्केटिंग का करने का तरीका होता है, मार्केटिंग किस तरह करते हैं, पैकेजिंग किस तरह करते हैं, मार्केटिंग किस तरह करते हैं, वो भी ब्रांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं एक लेमैन टर्म्स में बोलूं, ठीक है, अगर मैं एक वैल्यूअर्स टर्म में बोलूं, मैं बिल्कुल एक जेनरिक टर्म में बोलूं, अगर मुझसे कोई कहे ये ब्रांड क्या होता है, ये ब्रांड का क्या मतलब है, ठीक है, ये ब्रांड किसको कहते हैं, अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, भाई सुनना क्या, मेरा जवाब होगा ब्रांड होता है एक एक्सपीरियंस, एक एहसास जो आपको मिलता है कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करने के बाद। तो ब्रांड इज एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट लोगो। अरे कोई लोगो नहीं है, लोगो तो भाई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ट्रेडमार्क तो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। बट ब्रांड क्या है? ब्रांड इज एन एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक तजुर्बा है जो आपको मिलता है कोई एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद, एंड दैट एक्सपीरियंस इज प्रिसाइजली अ ब्रांड। हम सब ने अपने जीवन में भाई ये चीज नोट करी है कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं तो उसके ना अंदर से हमारे रिव्यूज निकलने लगते हैं, ठीक है। मैंने फलाने फलाने ब्रांड की चीज यूज करी और ये क्या बढ़िया जबरदस्त चीज थी। मैंने शर्ट खरीदी, उस शर्ट का कपड़ा इतना बढ़िया था, एकदम सॉफ्ट था, बॉडी पे एकदम इजी गोइंग था, गर्मी के मौसम में पसीना सोख लेता था, एकदम मतलब बहुत कंफर्ट फील कराता था, ठंडा ठंडा एहसास कराता था गर्मी के मौसम में। धुलने के बाद उसके कलर फेड बिल्कुल भी नहीं हुए और श्रिंक नहीं हुआ उसका कपड़ा। कॉटन कई बार श्रिंक हो जाता है, श्रिंक नहीं हुआ कपड़ा। इस तरह के हमारे अंदर से कुछ रिव्यूज निकलने लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। ऐसे भाई कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट ले लो, आप सोप ले लो, आप डिटर्जेंट ले लो, आप शैम्पू ले लो, आप ऑयल ले लो, हर चीज जो आप कंज्यूम करते हो, हर चीज जो आप यूज करते हो, उसको यूज करने के बाद नेचुरली उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ रिव्यूज आपके मन में आने लगते हैं, नेचुरली उसके कुछ बेनिफिट्स आपके मन में आने लगते हैं, नेचुरली उसके कुछ उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आपको बहुत पसंद हैं, वो नेचुरली आप अपने मन में उसे सोचने लगते हो। बस ये जो आप सोच रहे हो ना, अरे सुनना, ये जो आप सोच रहे हो किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, और सोचने का अगला स्टेप क्या होता है आप और लोगों को रेकमेंड करते हो, आप और लोगों को बताते हो कि भाई मैंने फलाना फलाना प्रोडक्ट यूज करा, उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो ये जो सोचना और आगे बताना, मेरे हिसाब से यही ब्रांड वैल्यू है किसी भी कंपनी, यही ब्रांड है। तो ब्रांड है वो एक्सपीरियंस, वो एहसास, वो तजुर्बा जो आपको मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से, किसी भी सर्विस को यूज करने से, किसी भी बड़ी कंपनी की कोई भी चीज को कंज्यूम करने से, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको तजुर्बा मिलता है, दैट इज नोन एज ब्रांड। तो भाई आप गए हल्दीराम के शोरूम पे, वहां पर आपने मिठाई टेस्ट करी, एकदम फ्रेश, ठीक है, एकदम जो रसगुल्ले हैं ना वो इतने सॉफ्ट हैं, एकदम सॉफ्ट, जैसे अभी बन के आए हो भाई, एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले, चीनी एकदम बढ़िया तरीके से उसमें पड़ी हुई, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट मिठास, उसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, जितना उसमें चाशनी होनी चाहिए उतनी चाशनी, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन करके, प्रिसाइज कंप्यूटेशन करके हर एक रसगुल्ला बनाया गया है। साइज भी ऐसे एकदम इक्वल है, ऐसा लग रहा है जैसे कंपास यूज करके उसका राउंड बनाया गया है, गोला बनाया गया है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कंसिस्टेंसी एंड दिस क्रिएट्स अ ब्रांड। क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक बार आपको हुआ, वो अगर आप दोबारा एक्सपीरियंस लेने जाओ और अगली बार वाला जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया, पूरी ब्रांड खत्म हो जाएगी। So experience has to be consistent over a period of time. कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपको पिछली बार हुआ वही अगली बार भी होना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखो,
आप अपनी क्वालिटी को एक जैसी रखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्वालिटी एकदम एक जैसी रहनी चाहिए, सिमिलर क्वालिटी रहनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्रांड सेटिस्फैक्शन का, ब्रांड यूटिलाइजेशन का। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं भाई ब्रांड में। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्रांड को जब हम रीइंस्टेट करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, तब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है ब्रांड में। बट मुद्दा ये है, कंक्लूजन ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो जिसके लिए मैं इतना बड़ा प्रवचन आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है, ब्रांड इज एन एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस एक कंज्यूमर करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, वो एक्सपीरियंस माना जाता है ब्रांड। That experience according to me is brand. एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो बुरा हो, वही आपकी ब्रांड की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। और यही एक्सपीरियंस, यही ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट होती है, इसी से इंश्योर होता है कि हाँ, आगे आने वाले सालों में भी जो कस्टमर है वही आपका प्रोडक्ट दोबारा यूज करेगा या नहीं करेगा, रिपीट सेल्स होंगी या नहीं होंगी, आप रिपीट करोगे अपने कंजम्पशन पैटर्न को या नहीं, वो इसी एक्सपीरियंस की बदौलत डिटरमाइन होता है। और यही एक्सपीरियंस है जो आपको रिपीटेड सेल्स लेके आता है, और यही एक्सपीरियंस है जो आपको रेवेन्यू अर्न करने में मदद करता है। जब रिपीटेड सेल्स होती हैं तो भाई आपके रेवेन्यूज भी ऑफ कोर्स अर्न होते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज इन अ नटशेल व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड। आओ अब थ्योरेटिकली भी एक बार पढ़ लेते हैं भाई। मेरा तो एक्सप्लेनेशन काफी हो गया। अब थ्योरेटिकली देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड। अ ब्रांड इज अ मार्केटिंग रिलेटेड इंटैंजिबल। तो भैया इंटैंजिबल एसेट है, ऑफ कोर्स वो तो हमें पता ही है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का? मार्केटिंग रिलेटेड इंटैंजिबल। जो मार्केटिंग के इंटैंजिबल्स होते हैं, दैट इज ब्रांड। सो इट इज अ मार्केटिंग रिलेटेड इंटैंजिबल। मार्केटिंग रिलेटेड इंटैंजिबल है भाई ये। इट इंक्लूड्स लोगो, नेम्स, टर्म्स दैट आर इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। तो जो भाई ऑब्जेक्टिव है वो है, हमें किसी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कोई प्रोडक्ट, तो उसका लोगो, ट्रेडमार्क या कोई लाइन, जैसे कोई कैच लाइन होती है, कोई टैग लाइन होती है, जैसे ना कहोगे तो पछताओगे, है ना। इस तरह की जो टैगलाइंस हैं, वो टैगलाइंस भी आपके आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है आपके प्रोडक्ट को। तो वो भी ब्रांड का पार्ट है भाई। ब्रांड कई बार तो ऐसे बड़े बड़े भाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने टैगलाइन से जाने जाते हैं, है ना। जैसे पुराने जमाने में अगर धारा ऑयल आता था, धारा धारा शुद्ध धारा, तो धारा का एक एडवर्टाइजमेंट हुआ और आधारा का उसके अंदर ऐसी लाइन आई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ना कहोगे तो पछताओगे, ठीक है। फिर मन में लड्डू फूटा, एल्पेनलीबे का जो चॉकलेट बॉल्स होते हैं, कैडबरी के जो चॉकलेट बॉल्स होते हैं, मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा, दैट इज चॉकलेट बॉल्स, जिसका एडवर्टाइजमेंट उस तरह करा गया है, ठीक है। कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। डेयरी मिल्क का ये बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है, मिठाइयों को दरकिनार करके, मिठाइयों को इंडियन इकोनॉमी से दूर करके, चॉकलेट्स को मिठाइयों का सब्सिट्यूट बनाने का, और ये काफ़ी हद तक भाई डेयरी मिल्क ने हासिल भी करके दिखाया है, तो ठीक है। कुछ मीठा हो जाए, है ना, दैट इज अ टैगलाइन ऑफ कैडबरी। फिर दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। जैसे कोई चीज बोलते ही आपको कोई चीज आइडेंटिफाई हो जाए, कोई चीज क्लिक हो जाए, हाँ जी हाँ ये है वो चीज, बस उसे क्या बोलूंगा मैं, उसे बोलूंगा ब्रांड। ब्रांड मीन्स आइडेंटिफिकेशन मार्क that helps give a distinct image। distinct image मतलब एक अलग इमेज, एक अलग पहचान, जो लोगो, जो नेम, जो टर्म्स बनाती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं ब्रांड। एंड एसोसिएशंस इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के माइंड में जब आप एसोसिएट करने लगते हो दो चीजों को, जैसे अभी अभी आपने एसोसिएट किया, जैसे मैंने कोई लाइन बोली, आपने एसोसिएट किया, हाँ सर ये तो वो प्रोडक्ट है, वो एसोसिएशन है ब्रांड। एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मे क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द ओनर ऑफ द ब्रांड। और अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है भाई, जो ओनर है ना ब्रांड का, उसको होगा तगड़ा प्रॉफिट। उसको कैसे होगा तगड़ा प्रॉफिट? उसको ये वाला जो ब्रांड की वैल्यू जब क्रिएट हो जाएगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा तगड़ा, उसकी रिपीट सेल्स होंगी, और उसके जो भाई प्रॉफिट्स हैं ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इतने सारे मैंने यहाँ पर लोगोज लगाए हैं, ठीक है। कईयों के सिर्फ लोगोज हैं, नाम नहीं है, लेकिन क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या है? और सर देखते ही पता लग जाता है क्या है ना। देखो इसमें तो नाम ही आ रहा है, कईयों में नाम नहीं आता, लेकिन हाँ आइडेंटिफाई एकदम कर लेते हो कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये आइडेंटिफाई करते हो ना क्या है, इमीडिएटली जैसे नाम आपके सामने आया मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, उसकी जो अगली चीज आपके सामने आती है वो आती है जो आपका मैकडॉनल्ड्स में फेवरेट डिश है। मान लो आपका टिक्की बर्गर आपका फेवरेट है, या पिज्जा मैकपफ आपका फेवरेट है, या चोको लावा केक आपका फेवरेट है। एकदम जैसे मैकडॉनल्ड्स वर्ड आएगा ना, जैसे आप आइडेंटिफाई करो हाँ सर ये तो मैकडॉनल्ड्स है, अगली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी?
आपने कब लास्ट वहां खाया था और उसका टेस्ट कितना अच्छा था। व्हाट इज अ ब्रांड? इट्स एन एक्सपीरियंस। आपको जो एहसास हुआ, आपको जो तजुर्बा हुआ उस वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के बाद, सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद, उसे बोलते हैं भाई ब्रांड, उसे बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस। ब्रांड इज एन एक्सपीरियंस। ऑल दीज ब्रांड्स आर एक्सपीरियंस। जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है फेसबुक को यूज करने के बाद, हमें जो एक्सपीरियंस होता है, ट्विटर को या फिर इंस्टाग्राम को यूज करने के बाद हमें जो एक्सपीरियंस होता है, दैट एक्सपीरियंस इज नथिंग बट। और जी हाँ, मुझे पता है आजकल आपका ट्विटर और फेसबुक ये सब चीज़ें नहीं चल रही होंगी क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपके एग्जाम राउंड द कॉर्नर है। डेफिनेटली गाइज ये सब चीज़ें दूर रखना, इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, सीएमए फाइनल में हो, ठीक है, पूरी जिंदगी मिलेगी ये सब चीज़ों को वापस लाने के लिए, ये सब चीज़ों को अपने शौक पूरे करने के लिए, ठीक है। मेरे मौसा जी जब मैं 9th क्लास में था, 10th क्लास में था, तब उन्होंने मुझे कही थी ये बात कि भाई पढ़ाई करने के लिए ना सिर्फ कुछ ही साल आपको मिलेंगे, और ये सब चीज़ें, इंस्टाग्राम, दोस्त वो स्पेशल वाले दोस्त, और पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, ठीक है, ट्रिप्स मारना, ये सब पूरी जिंदगी मिलेंगी। और अगर अभी ये सब चीज़ें आपको करनी है तो फिर आप आगे मतलब उतना अच्छी तरह नहीं कर पाओगे वो ये चीज़ों को, लेकिन अगर अभी आपने पढ़ाई कर ली तो आगे चल के आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। अब आप, कई बच्चे मुझे लॉजिक देते हैं, सर सोशल मीडिया ना हमें माइंड रिलैक्स करने में मदद करता है। अरे नहीं भाई नहीं, सोशल मीडिया माइंड रिलैक्स करने में मदद नहीं करता। सोशल मीडिया तो माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेस करने में मदद करता है। ये तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है सोशल मीडिया देखने के बाद, जो आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है, स्मॉल प्रवचन, उसके बाद हम आगे अपना चैप्टर शुरू करेंगे। आपका जो दिमाग है ना, वो समझ लो आपका कंप्यूटर की तरह है, जिसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड मेमोरी है। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी से कहीं ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी है वो कहीं ज़्यादा है कंप्यूटर के मुकाबले। लेकिन फिर भी अगर कहीं ज़्यादा भी है तो भी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब वो जो मेमोरी लिमिटेड है उसके अंदर आप जो चीज़ें भरते जाते हो वो चीज़ वो सेव होती रहती है, सेव होती रहती है, सेव होती रहती है। और जो लास्ट चीज़ आपने उसमें दी थी, जब मेमोरी फिल होगी तो लास्ट चीज़ बाहर होने लगती है, लास्ट चीज़ को आप भूलने लगते हो। अब अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज को स्क्रॉल कर रहे हो, या ट्विटर की स्टोरीज को स्क्रॉल कर रहे हो, या फेसबुक देख रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप को आप देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने दिमाग में न्यू थॉट्स, न्यू इमेजेस को डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो। और जब आप डाल रहे हो तो याद रखना, जो आपने सबसे आखिरी में चीज आपके दिमाग में सेव्ड है वो वहां से बाहर जा रही है। इसलिए कहा जाता है आपके एग्जाम, जैसे आप अगर सीएमए फाइनल की कोचिंग ले रहे हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई आपके एग्जाम है तो 6 महीने या साल भर बाद होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल बाद होंगे आपके एग्जाम। अगर आपके एग्जाम 1 साल बाद हैं, 6 महीने बाद हैं, तो ये राइट समय है कि आप अपने सोशल मीडिया के यूज को लिमिटेड कर दो। लिमिटेड कैसे करना है भाई? आपको टाइमर सेट करना है अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने स्नैपचैट पे, अपने जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं। अगर तो आप किसी सोशल मीडिया ऐप पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो उसे तो डिलीट ही कर दो, उसे इनएक्टिव कर दो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आप टाइमर फिक्स कर दो कि 15 मिनट से ज्यादा जैसे ही सोशल मीडिया का आप कोई भी ऐप देखोगे तो फिर वो टाइमर बच जाएगा कि हाँ 15 मिनट आपको हो गए, और वो ऐप अपने आप लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब बोलोगे कि एक्टिवेट फॉर 15 मिनट्स, तो वो एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह लॉक लगा दो सारे इसके सारे सोशल मीडिया पे, और फिर बेनिफिट देखना भाई, बेनिफिट देखना। 6 महीना साल अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी गिर जाएगी ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम के शेयर्स गिर जाएंगे ऐसा नहीं है, फेसबुक का जो मार्केट रेपुटेशन है वो क्रैश हो जाएगा कि जी आप फेसबुक नहीं देख रहे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे तो आज तक याद है, मैंने 6 महीने के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया था, कुछ नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, सब काम चलता है। व्हाट्सएप जब नहीं था तब भी काम चल रहा था, आज भी काम चलता है। व्हाट्सएप मैंने अनइंस्टॉल करके देखा हुआ है। आप ये टेक्निक्स फॉलो करो, डेफिनेटली आपको पढ़ाई में बेनिफिट मिलेगा, फोकस इंक्रीज होगा, मेमोरी इंक्रीज होगी, मेमोरी जो आप रिटेन करते हो वो इंक्रीज होगा, और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा सोशल मीडिया को इरेडिकेट करने से, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स, अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पे, ठीक है। हमारा जो मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा तो ये भाई ब्रांड की वैल्यू करनी है। अब हल्दीराम है, हल्दीराम की ब्रांड की क्या वैल्यू होगी, उसके ब्रांड का वैल्यू, क्योंकि उसके एसेट्स का वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, फिक्स एसेट्स जो टैंजिबल एसेट्स हैं। अब अगर उसके ब्रांड की वैल्यू भी हमें पता लग जाए तो फिर हम टोटल हल्दीराम की वैल्यू निकाल के उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड हो तो। सो वैल्यूएशन कैसे करते हैं ब्रांड की? भाई अपने वही 3 तरीके, ये तरीके कभी चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। इनके सबसेट निकल जाएंगे, इनके सब्सिडरी तरीके निकल जाएंगे, बट ये 3 तरीके कभी नहीं चेंज होने वाले। मार्केट अप्रोच, आप सिमिलर ब्रांड्स को ढूंढते हो मार्केट में और उसे कंपेयर करते हो, ठीक है। कॉस्ट अप्रोच, ब्रांड को बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी, या तो वो लिख दो, या फिर इस ब्रांड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी मार्केट में, अगर ये ब्रांड हम ऐसा ब्रांड सिमिलर कोई और खरीदें या बनाएं तो उसका कॉस्ट कितना लगभग आएगा, वो बता दो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट अप्रोच। या फिर थर्ड है इनकम अप्रोच, इस ब्रांड से आप क्या फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हो,
व्हाट आर द फ्यूचर अर्निंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड। अब वो फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ले आओ तो वो आ जाएगा आपका इनकम अप्रोच। अप्रोच बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन हम लोग अप्रोच करते आ रहे हैं, अप्रोच तीनों बिल्कुल सेम है, जो हमने वहां करी थी वो यहाँ पर है। बस ये है इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो फर्क है, वो डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इनकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग होती जाती है। चलो तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इसका। अच्छा, ब्रांड और ह्यूमन रिसोर्स, ये दो ऐसे भाई चैप्टर्स हैं, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं। ब्रांड तो इसी में, ह्यूमन रिसोर्स हम अगले चैप्टर में करेंगे, वो उसका फुल फ्लेजेड एक अलग चैप्टर करेंगे। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने गुडविल को भी इंपॉर्टेंट नहीं बोला इतना, क्यों? क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन तो शेयर्स के साथ मिक्स होकर आता है ना, लेकिन ब्रांड का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट ब्रांड का क्वेश्चन आता है। तो देखा ऐसा गया है, एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ब्रांड का क्वेश्चन देता है, अगले अटेम्प्ट में ह्यूमन रिसोर्स का देता है, फिर ब्रांड का, फिर ह्यूमन रिसोर्स का, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना तो ऑलमोस्ट पक्का है। तो मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड वैल्यूएशन एंड यस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आना सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू यू रिगार्डिंग अ कंपनी हैविंग अ शेयर इन ब्रांडेड पोर्शन एज वेल एज अनब्रांडेड पोर्शन। तो भी समझना जरा, ब्रांड का जो खेल है ना बड़ा विचित्र है। विचित्र क्यों है मैं तुम्हें बताता हूं। ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। जो पूरे इंडिया का जो कपड़ों का कारोबार है ना वो प्राइमरीली लोकेटेड है लुधियाना में। लुधियाना में पूरे इंडिया का कपड़ों का कारोबार लोकेटेड है। कपड़ों का जो गढ़ माना जाता है ना, पूरे इंडिया का जो गढ़ माना जाता है वो माना जाता है लुधियाना। लुधियाना इज द एपिसेंटर ऑफ द क्लॉथ इंडस्ट्री ऑफ द एंटायर कंट्री एंड वाई ओनली कंट्री। जो बाहर माल एक्सपोर्ट भी होता है ना कपड़े का, वो भी लुधियाना में ही मैन्युफैक्चर होता है, लुधियाना में ही डेवलप होता है वो सारा माल। सो कपड़े का जो गढ़ है ना इंडिया में वो है लुधियाना। अभी जो कपड़े का गढ़ है विच इज लुधियाना, इसके यहाँ पर ना स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं। वेंडर्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं शर्ट्स, ट्राउजर्स, कोई भी और तरह का कपड़ा, थान जो होते हैं, थान के थान वो भी वहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। अब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, लुई फिलिप हो गया या कैंटेबल हो गया या कोई भी तरह का ब्रांड हो गया, वो लुधियाना विजिट करते हैं उन वेंडर्स के पास, और उन वेंडर्स के पास विजिट करने के बाद वो कुछ अपने डिजाइन्स भी देते हैं और कुछ उनके डिजाइन्स भी लेते हैं, और जो उन्हें समझ में आते हैं वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उस पर अपना लोगो चिपका देते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली कपड़े व्यापारियों की आउटसोर्स्ड होती है, वो आउटसोर्स होती है, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था ना, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक शर्ट है जो ब्रांड के बिना है, बिक रही है 600 रुपए की, उसी पे ब्रांड लगा दो कोई अच्छा सा, बिकेगी 2000 रुपए की, चीज बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल सच बात है भाई, ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होता है। जब आप ब्रांड लगा देते हो किसी भी चीज पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उसकी वैल्यू अपने आप एस्केलेट हो जाती है। भले ही उसके अंदर का जो मटेरियल लगा है, जो कॉस्ट लगी है, जो उसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट है वो भाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी ब्रांड लगने से ही उसकी वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ऐसा एक्चुअली होता है। तो इसलिए अगर आप मान लो लुधियाना जाते हो तो फिर वहां पर कई बार आप देखना कहीं आपकी जान पहचान हो, आपको किसी फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिला। भाई मैंने तो ऑडिट किया हुआ है, लुधियाना में एक कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल्स, उसका मैंने ऑडिट किया हुआ है, तो ये सब बातें मुझे बहुत क्लोजली सीखने को मिली। किस तरह से वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरह से वो लोग कपड़ा बनाते हैं, किस तरह से वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो लोग अपने बड़े बड़े ब्रांड्स को देते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, ये जो कपड़ा है ये इंडिया से बाहर जाता है इटली, ठीक है, इटली में इसकी ब्रांडिंग होती है, इसका पूरा जो सिस्टम होता है वो होता है, और फिर ये ब्रांड लगने के बाद इंडिया वापस आता है। ये भी होता है भाई कई बार, तो इस तरह के भी ब्रांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वही शर्ट जो अनब्रांडेड है एक प्राइस होगी, वही शर्ट जब ब्रांड लग जाती है तो उसका एक और प्राइस होगा। इसलिए दो चीजें हम यहां पर इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे भाई। एक तो ब्रांडेड पोर्शन, मतलब एक कंपनी है जो ब्रांडेड गुड्स बेच रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है लुधियाना में वर्धमान टेक्स गारमेंट्स के पास भाई लुई फिलिप आया कि मुझे इस तरह की शर्ट्स चाहिए, उन्होंने बना के दे दी। कुछ बची होंगी ना वर्धमान टेक्सटाइल के पास, वो बिना ब्रांड के बेच देंगे वो लोग, तो अपने घर में थोड़ी रखेंगे। अगर कुछ बचेगी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ही करते हैं, क्योंकि डैमेज का डर होता है, इस वजह से जितनी उन्होंने मांगी उससे एक्स्ट्रा ही प्रोडक्शन करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी उसमें से जो भी बचा होगा वो बेच देंगे नॉन ब्रांडेड करके, ठीक है। सस्ता बिकेगा नॉन ब्रांडेड करके, लेकिन बेच जरूर देंगे, उसे घर में नहीं रखेंगे, पास नहीं रखेंगे। सो द फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू यू रिगार्डिंग अ कंपनी। एक कंपनी का आपको डेटा गिवन है, उस कंपनी का क्या काम है, वो ब्रांडेड गुड्स में भी डील करती है और अनब्रांडेड गुड्स में भी डील करती है। वो ब्रांड लगा के भी गुड्स को बेचती है और ब्रांड बिना लगाए भी गुड्स को बेचती है, ब्रांडेड एज वेल एज अनब्रांडेड। तो ब्रांडेड रेवेन्यू क्या है, ब्रांडेड रेवेन्यू है ₹500 पर यूनिट। तो ब्रांड लगने के बाद जो गुड बिकता है वो बिकता है 500 रुपए पर यूनिट का। अनब्रांडेड सेम चीज जब अनब्रांडेड बिकती है तो वो बिकती है 120 रुपए की।
तो ब्रांड की वजह से कितना रुपए फालतू मिल रहा है? 380 रुपए ब्रांड की वजह से फालतू मिल रहा है। ब्रांडेड कॉस्ट कितनी है? ब्रांडेड गुड्स को बनाने की कॉस्ट 350 रुपए, अनब्रांडेड को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए। सर कॉस्ट कैसे फर्क हो सकती है? कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए। सर कॉस्ट कैसे फर्क हो सकती है? कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए, आप ब्रांडेड बनाओ चाहे अनब्रांडेड बनाओ, कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए। यहाँ 350 या 100, ये फर्क कैसे है? अरे भाई, आपको जब आप ब्रांडेड गुड्स बनाते हो तो आपको मार्केटिंग पे कुछ खर्चा करना पड़ता है। ब्रांड को डेवलप करने के लिए आपने खर्चा किया है, आपने रॉयल्टी पे करी है थर्ड पार्टी को उस ब्रांड को यूज करने के लिए। तो ब्रांडेड गुड्स को बेचने के लिए ब्रांड रिलेटेड खर्चे करने पड़ते हैं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम आएगी दोनों की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम आएगी, लेकिन ये तो टोटल कॉस्ट है ना। टोटल कॉस्ट माइट वेरी इन केस ऑफ ब्रांडेड गुड्स वर्सेस अनब्रांडेड गुड्स। ठीक है। फिर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है 20 लाख रुपए का, जो आप रिसर्च करते हो, जो आप नई चीज़ें ईजाद करते हो, ब्रांड के रिस्पेक्ट में भी करते हो, नॉन ब्रांड जो अदर चीज़ें उनके रिस्पेक्ट में भी करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपके कितने बिक रहे हैं? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं 1 लाख यूनिट, और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स कितने बिकते हैं? सिर्फ 40,000। तो अगर आप ब्रांड लगा के बेचते हो तो बिकते हैं 1 लाख, और जब आप ब्रांड बिना लगाए बेचते हो तो कितने बिकते हैं? तो बिकते हैं सिर्फ 40 लाख। 40 लाख और 1 लाख दोनों में भाई यहाँ पर फर्क है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट भी ज्यादा बिकेंगे ना अगर ब्रांडेड गुड होगा तो। टैक्स रेट है 39.55%, कैपिटलाइजेशन फैक्टर है 18%। कैलकुलेट द ब्रांड वैल्यू, आपको ब्रांड की वैल्यू निकाल के लानी है। तो भाई यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम मेथड यूज करेंगे इनकम अप्रोच। सर आपको कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा कि अनब्रांडेड इनकम दी हुई है, ब्रांडेड इनकम दी हुई है। अनब्रांडेड इनकम दी हुई है, ब्रांडेड इनकम दी हुई है, मतलब क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है आपको ब्रांड की जो इनकम है वो निकालनी है। सब्ट्रैक्ट कर दो ब्रांडेड रेवेन्यू से अनब्रांडेड रेवेन्यू, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू निकल के आएगा, और जो ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू निकल के आए उसके बेसिस पे आप ब्रांड की वैल्यू निकाल लो। तो आपको क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू निकालो, फिर ब्रांड रिलेटेड ही आप उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालो, ब्रांड की क्या वैल्यू होगी आप वो निकाल के बताओ। तो क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनकम मेथड यूज करेंगे, और जो ब्रांडेड गुड्स को बेचने से इनकम होगी माइनस जो अनब्रांडेड को बेचने से इनकम होगी, दोनों का जो डिफरेंशियल होगा वो किस पे एट्रीब्यूटेबल होगा? भाई ब्रांड पे एट्रीब्यूटेबल होगा। हमारा ये टेक्निक है। और जी हाँ, एक और बात, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे बताए गए हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे मैं एज्यूम करूंगा ये ब्रांड रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी ब्रांड रिलेटेड खर्चों में ही मार्क होगी। ठीक है, बताऊंगा ट्रीटमेंट कैसे होगा वो क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी तुम बस बेसिकली ये समझो कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि मैं कौन सा वाला मेथड यूज करने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है सर, तो चलो आओ कंप्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ ब्रांड। और एक चीज और बता दूं भाई, बड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड मतलब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें आराम से 3-4 टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं तीनों चारों में घुमा फिरा के एग्जाम में कोई नया नहीं आ सकता। ठीक है, वैसे मर्ज एंड एक्विजिशन था, उसमें तो पता है कुछ नया भी आ सकता था, उसमें कुछ नया कोई एडजस्टमेंट दे दें, कोई नई तरह के क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके दे दें। इसमें ना ये खतरा नहीं है। जो क्लास में मैं 4-5 क्वेश्चन टाइप के कराऊंगा और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसके बाहर से ब्रांड का कोई क्वेश्चन नहीं आता। बड़ा अच्छा बेनिफिट है, और थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई। मैंने खुद भी अगर आप देखोगे ना तो आपके सीएम में स्टडी मटेरियल से जो मैंने थ्योरी का पोर्शन उठाया है ना, वो बहुत मिनिमल उठाया है, क्योंकि मुझे पता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई भाई वक्त नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा और वो आप आराम से कर लोगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ा हुआ है तो। कॉम्पिटिशन ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी, competition of brand value of company। कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या होगी, आओ देखते हैं। ठीक है, तो हम कंपनी की ब्रांड वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले हमें ब्रांडेड रेवेन्यू निकालना है, फिर हमें अनब्रांडेड रेवेन्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, कुछ ब्रांड रिलेटेड एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसे माइनस करेंगे तो ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू निकल के आएगा, और उसके कैपिटलाइजेशन के बाद हम निकालेंगे कि हमारा कैसे ब्रांड का वैल्यू निकल के आता है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे निकाल के लानी है वो है ब्रांडेड रेवेन्यू।
भाई अगर गुड्स बिके जो ब्रांडेड हो, ठीक है, 1 लाख यूनिट्स बिकते हैं, 500 का रेवेन्यू है, 350 की कॉस्ट है। बताओ बात समझ में आई? सिंपल कैलकुलेशन है। 1 लाख यूनिट्स बिकते हैं ब्रांडेड वाले, एक एक की यूनिट प्राइस है 500 रुपीज, और जो कॉस्ट पर यूनिट है, एक एक का जो कॉस्ट है वो है 350 रुपए। ठीक है, तो कितना ब्रांडेड रेवेन्यू निकल के आया? निकल के आया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150। ठीक है, 1.5 करोड़। अच्छा, अब दूसरा निकालना है भाई अनब्रांडेड रेवेन्यू। अनब्रांडेड रेवेन्यू जो बिना ब्रांड के रेवेन्यू है, 40,000 यूनिट्स है जो कि भाई हमने सेल करे हैं, 40,000 यूनिट्स। एक एक का यूनिट प्राइस कितना है? 120, और कॉस्ट है 100। ठीक है, तो 120 माइनस 100, 40,000 इंटू 20, ये आ गया भाई 8 लाख रुपए। ठीक है, ब्रांडेड रेवेन्यू, अनब्रांडेड रेवेन्यू, है ना। ब्रांड अगर लगा के बेचें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ब्रांड अगर बिना लगाए बेचें तो कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो पता लगेगा भाई ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू कितना है, ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू कितना है। लेकिन एक चीज और माइनस करूंगा यहाँ पर, ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू तो आ गया इन दोनों को माइनस करके, लेकिन ब्रांड रिलेटेड खर्चे क्या है कि ब्रांडेड गुड बेच रहे हो तो कुछ एडिशनल खर्चे भी करने पड़ रहे हैं। R&D का दिया हुआ है, R&D का खर्चा, और ये अज्यूम करूंगा ब्रांड रिलेटेड ही खर्चा है, क्योंकि ब्रांड के क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ब्रांड रिलेटेड खर्चा है। तो एक और खर्चा माइनस करूंगा, वो है भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अज्यूमिंग दैट इट इज ऑन R&D ओनली, अमाउंट है 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए का R&D का खर्चा है। ब्रांडेड का रेवेन्यू पता लग गया, अनब्रांडेड का रेवेन्यू पता लग गया, तो ब्रांड के रिलेटेड रेवेन्यू क्या है वो पता लग गया, फिर ब्रांड के रिलेटेड खर्चे क्या हैं वो पता लग गए। ब्रांड रिलेटेड, तो अगर नेट अमाउंट निकालूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा भाई ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू। ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू निकल के आ गया। ठीक है, सो ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू हो गया 122, सो 1,22 लाख आ गया ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू। ये वो रेवेन्यू है जो हम कह सकते हैं कि हम ब्रांड की वजह से हम कमा रहे हैं। ये वो रेवेन्यू है जो हम कह सकते हैं हाँ ये ब्रांड की वजह से हम लोग ये रेवेन्यू कमा रहे हैं। ये रेवेन्यू नहीं होता अगर हमारे पास वो वाला ब्रांड नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रेवेन्यू ब्रांड की वजह से। ठीक है, अब इसमें मैं टैक्स रेट को माइनस कर देता हूँ, टैक्स एट द रेट ऑफ 39.55%। नंबर भी क्या छांट के लाए, 39.55%। सो 1,22 लाख मल्टीप्लाई बाय 39.55%, क्या गया 4825,100। तो ये गया भाई ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू पोस्ट टैक्स। ठीक है, which is 4 minus 5, तो क्या ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू पोस्ट टैक्स $7,374,900। यह गया ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू पोस्ट टैक्स ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो भाई मतलब सुन लो क्या है, यहां तक कि हमने अपना क्वेश्चन यहां तक का कंप्लीट किया। मतलब समझ लो, मतलब क्या, मतलब ये है
कि हमारा जो ब्रांड की वजह से इनकम हुई है पोस्ट टैक्स वो आई है 73,74,900। ये वाला जो इनकम है ये ब्रांड की वजह से हुई है, ये ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू है। और ये जो ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यू है भाई ये हर साल साल दर साल दर साल दर साल हर साल हमें अर्न होगा हमारे ब्रांड की वजह से। हमने एक साल का निकाला है, ऐसा हर साल हमें ये रेवेन्यू अर्न होगा अनंत अनंत काल तक, इनफाइनाइट ईयर्स तक। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि ब्रांड की वैल्यू भाई कुछ सालों में खत्म हो जाएगी या 10 साल में खत्म हो जाएगी या 5 साल में खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन अगर ये देता तो फिर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता। अभी मैं क्या ज्यूम करूंगा, ये वाला इनकम मुझे अनंत अनंत काल तक इनफाइनाइट ईयर्स तक मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा ब्रांड की वजह से। ठीक है, अब मैं तुमसे वही क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन चैप्टर में बार बार तुम्हें मैं लेके जाता हूं क्योंकि वही हमारी जड़ है, वही हमारा प्लेटफॉर्म है, वही हमारा फंडामेंटल है। जरा बता दो कोई एक फर्म मुझे अनंत अनंत काल तक इनफाइनाइट ईयर्स तक अगर एक कांस्टेंट कैश फ्लो देती है तो मैं वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल के लाता हूं? आंसर बड़ा सिंपल सा है, फ्री कैश फ्लो ओवर केई। ग्रोथ होता तो ग्रोथ को फैक्टर इन कर लेते, ठीक है, अभी तो नहीं है ग्रोथ, ठीक है। सो क्या होता, फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय केई, है ना। क्या केई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है? जी हाँ दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन फैक्टर इज 18%। Capitalization factor is 18%. So, what is the value of the brand? What is the value of the brand? Value of the brand is 6 divided by 7, which is brand related revenue divided by the capitalization factor. This is the value of the brand. तो इसको मैं 18% से डिवाइड कर दूंगा। भाई फॉर्मूला देखो, नाम हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट हम यूज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बजाय, ठीक है, नाम हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा। अगर इनफाइनाइट ईयर्स तक हमें कांस्टेंट कैश फ्लो मिलता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द परसेंटेज ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट और हमारा निकल के आ जाता है भाई वैल्यू ऑफ द ब्रांड। ये आ गया भाई वैल्यू ऑफ द ब्रांड 40971667। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन तो खैर आप कर ही लोगे। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट कि कैसे हमने ब्रांडेड रेवेन्यू से अनब्रांडेड माइनस किया, फिर उसमें ब्रांड रिलेटेड कोई खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांड रिलेटेड है, या हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो आप हमेशा एज्यूम करोगे जब भी आपके भाई ब्रांड के क्वेश्चन में आए तो आप एज्यूम करोगे रिसर्च हो रही है ब्रांड से रिलेटेड हो रही है, वो कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो रही, आप ये एज्यूम करोगे, ठीक है। कंक्लूजन लिख दो जरा, हेंस द वैल्यू ऑफ ब्रांड is computed as rupees, hence the value of brand is computed as rupees, hence the value of brand is computed as rupees 40971667, 40971667 वैल्यू ऑफ ब्रांड आपकी निकल के आ गई, ठीक है सर। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 7 फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी ब्रांड वैल्यू आपने कंप्यूट करके निकाल दी, ठीक है। अब आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा पर्टेन्स टू टेक्नो लिमिटेड। टेक्नो लिमिटेड का आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल का दिया हुआ है, 2010, 2009, 2008, रुपीज इन करोड़। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, जो उसकी करंट अर्निंग है। फिर दिया हुआ है नॉन ब्रांडेड अर्निंग, मतलब अगर ब्रांड को हटा दोगे, ठीक है, ये तो विद ब्रांड है, ये तो विद ब्रांड है क्योंकि ये तो ब्रांड के साथ वाली है ना, जो एक्चुअल है तो वो है। अगर आप ब्रांड को हटा दोगे, नॉन ब्रांडेड इनकम मतलब विदाउट ब्रांड कर दोगे, तो फिर आपकी अर्निंग कितनी है वो दी हुई है, 3 साल की दी हुई है भाई, ठीक है। ये कोई इनफाइनाइट ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं, 3 साल के लिए दी, ठीक है सर। फिर है भाई इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन फैक्टर क्या होता है, आप किस रेट पे आपके जो गुड्स हैं वो इन्फ्लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन फैक्टर दिया हुआ है 1, 1.087, 1.181। मैं मतलब समझाऊंगा इन्फ्लेशन फैक्टर का आपको, ठीक है, और उसका डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा अभी क्वेश्चन के दौरान। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल मतलब आप कितना कैपिटल ब्रांड बिल्डिंग में यूज कर रहे हो। अरे भाई देखना, ब्रांड के क्वेश्चन में जो भी डिटेल दी हुई होगी ना वो सब ब्रांड से रिलेटेड ही दी होगी, ये हमारी अजम्पशन होगी हमेशा हमेशा, ठीक है। तो अब देखना इसमें अजम्पशन क्या है। इसमें अजम्पशन है कि भाई आप कितना कैपिटल, आप कितना पैसा ब्रांड बिल्डिंग में यूज कर रहे हो और उस पैसे के का जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ब्याज पे करना पड़ रहा है, वो कितना है। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल,
रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को यूज करने का जो आपको पे करना पड़ रहा है वो कितना है, दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। अगर आप डेट यूज कर रहे हो तो उसका ब्याज कितना है वो ये डिनोट करता है। कैपिटल अगर इक्विटी यूज कर रहे हो तो उसमें डिविडेंड कितना पे कर रहे हो वो डिनोट करना है, ठीक है। तो वो कितना है, वो है 5% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका 5% इज द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, जो आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है भाई, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो भी दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट 35% का है। कैपिटलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है, 16% कैपिटलाइजेशन फैक्टर है। हमें समझ में आ रहा है, इनकम मेथड हम लोगों को अप्लाई करना है और हमको कैपिटलाइजेशन करना है इनकम का, ब्रांड रिलेटेड इनकम का। समझ में आ रही है बात। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रांड वैल्यू फॉर टेक्नो लिमिटेड। और देखो कितने सारे सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये क्वेश्चन और उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। इन टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो जी, अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। आओ जरा एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। और जो डेटा है ना, डेटा इसी वाले क्वेश्चन का ले लेते हैं जो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है। 1, 1.087, 1.181, 1, 1.087, 1.181, ये दिया हुआ है भाई 2010 का, ये दिया हुआ है 2009 का, ये दिया हुआ है 2008 का। क्वेश्चन में हमें इन्फ्लेशन फैक्टर दिया हुआ है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका यूज क्या है, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। ठीक है सर, आओ देखते हैं कि ये क्या है। चलो भाई, हमें इन्फ्लेशन फैक्टर दिए हुए हैं 3 इयर्स के। हमें इन्फ्लेशन फैक्टर्स दिए हुए हैं 3 साल के। इसका क्या रेलेवेंस है, सबसे पहले समझो इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की दर, महंगाई की दर, किस रेट पे महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, किस रेट पे महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, उसे बोलते हैं महंगाई की दर। महंगाई किस रेट पे बढ़ रही है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन फैक्टर। अब आपको दिया हुआ है 3 साल का इन्फ्लेशन फैक्टर, 2008, 2009, 2010, तीनों का इन्फ्लेशन फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है जरा मतलब समझना, ठीक है। देखो 2008 में जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी, मतलब समझना ध्यान से, 2008 में मान लो कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, तो वो 2010 में कितने रुपए की मिल रही है, वो 2010 में मिल रही है 100 मल्टीप्लाई बाय 1.181। तो भी जो भी चीज 2008 में 100 रुपए की मिल रही थी वो 2010 में कितने रुपए की मिल रही है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.181, तो ये मिल रही है 118.1 की। ये इसका इंप्लीकेशन है, इन्फ्लेशन फैक्टर का ये इंप्लीकेशन है। इन्फ्लेशन फैक्टर में जो लेटेस्ट ईयर होता है, जो सबसे मोस्ट रीसेंट ईयर होता है, 2010 हमारा मोस्ट रीसेंट ईयर है, उसका इन्फ्लेशन फैक्टर है 1, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज भाई बन रही है वो तो आज के रेट के हिसाब से बन रही है। उसमें कौन सा इन्फ्लेशन, उसमें तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन डला हुआ है। मान लो आप 100 रुपए की कोई चीज 2010 में खरीद रहे हो, ठीक है, 2010 में आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो, तो उसमें तो भाई 2010 का इन्फ्लेशन डला हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो उसके अंदर इन्फ्लेशन फैक्टर होता है 1, उसके अंदर इन्फ्लेशन फैक्टर कोई एक्सेस नहीं होता, अमाउंट उसका कोई एक्सेस अमाउंट नहीं होता। जो इन्फ्लेशन फैक्टर हमारा ईयर का होता है वो ऑलरेडी उसके अंदर डला हुआ है। तो 2010 का जो इन्फ्लेशन फैक्टर है वो ऑलरेडी 2010 के फिगर्स में डला हुआ है, तो उसके अंदर हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2008 की, तो 2008 में जो चीज 100 रुपए की मिल रही वो 2010 में कितने रुपए की मिलेगी, 118.1 रुपीज की वो 2010 में चीज मिलेगी। सिमिलरली अगर 2009 का इन्फ्लेशन रेट है 1087, ठीक है, तो जो चीज 2009 में 100 रुपए की थी वो 2010 में कितने की मिलेगी, वो 2010 में मिलेगी 108.7, 108.7 की मिलेगी, ठीक है। तो ये तो इन्फ्लेशन फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन परसेंटेजेस से निकल के आते हैं, जो हमारे इन्फ्लेशन परसेंटेजेस होते हैं उनसे इन्फ्लेशन फैक्टर्स निकल के आते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि भाई इतना हमारा गुड इन्फ्लेट होगा, ठीक है। अब ना मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन में तो मदद नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें समझा दिया, इन्फ्लेशन फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो इस क्वेश्चन में मदद नहीं करेगा, अगले क्वेश्चन में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सवाल सुनना क्या,
जब मैं कहता हूं कि 2008 का इन्फ्लेशन फैक्टर है 1.181, तो क्या उसके अंदर दो इन्फ्लेशन फैक्टर्स एडेड नहीं है? क्या उसके अंदर दो इन्फ्लेशन फैक्टर्स एडेड नहीं है? कौन कौन से? एक तो इन्फ्लेशन रेट एडेड है 2008 का, दूसरा इन्फ्लेशन रेट एडेड है 2009 का। जी हां, अरे देखो ये 100 यहां से जंप लगा रहा है 2010 तक, ठीक है, 2 इयर्स पे जंप लगा रहा है। जब ये 2 इयर्स पे जंप लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये दो इन्फ्लेशन साइकिल से होकर गुजर चुका है। तो जो परसेंटेज 2008 के इन्फ्लेशन का था वो तो इसके अंदर है ही है, उसके अलावा जो परसेंटेज 2009 के इन्फ्लेशन का था वो भी इसके अंदर इम्बाइब्ड है, वो भी इसके अंदर एडेड है। तो जब मैं बात करता हूं 2008 के इन्फ्लेशन फैक्टर की, उसके अंदर भाई 2 इयर्स के इन्फ्लेशन फैक्टर जुड़े होते हैं। 2008 का तो जुड़ा है ही है, उसके अलावा 2009 का भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है इन्फ्लेशन का रेट। जब मैं बात करता हूं 2009 के इन्फ्लेशन के फैक्टर की, तो भाई वहां पर तो क्योंकि बीच में और कोई ईयर है ही नहीं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट जुड़ा हुआ है जो कि है अपना 2009 वाला ओरिजिनल इन्फ्लेशन रेट, बट इसके अलावा और कोई इन्फ्लेशन रेट नहीं जुड़ा। सो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इन्फ्लेशन रेट 2008 का ले रहे हैं, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन फैक्टर 2008 का ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये जो 1.181 है ना, इसके अंदर 2 इयर्स के इन्फ्लेशन रेट का समागम है, एक्यूमुलेशन है। 1.181 defines the inflation factors or inflation escalations of 2 years 2008 and 2009, दोनों ईयर के इन्फ्लेशन इंकॉर्पोरेटेड हैं 1.181 में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ब्रॉडली कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी हाँ सर, ब्रॉडली कंसेप्ट समझ में। चलो भाई अब क्वेश्चन पे हम लोग वापस चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। Computation of brand value of Techno Limited. Computation of brand value of Techno Limited. टेक्नो लिमिटेड की ब्रांड वैल्यू हमें निकाल के लानी है। सो यहाँ है भाई पर्टिकुलर्स, यहाँ है 2010, 2009, 2008। ठीक है, EBIT लिखते हैं जो ब्रांडेड वाला है, ठीक है, ब्रांड को इंक्लूड करके जो EBIT है, रुपीज इन करोर्स, रुपीज इन करोर्स, ठीक है। अमाउंट बता दो, 696.03, 325.65, 155.86, ये तीनों EBIT, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड में जो इसमें माइनस करने वाला हूं वो है अनब्रांडेड इनकम, जो नॉन ब्रांडेड इनकम है, ठीक है, वो है भाई 53.43, फिर है 35.23, फिर है 3.46, ये है अनब्रांडेड इनकम, ठीक है। ब्रांडेड इनकम अनब्रांडेड इनकम दोनों निकल के आ गया। अब कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, जैसे R&D का कोई खर्चा हो या ऐसा कोई खर्चा हो, ठीक है। हाँ वो दिया हुआ है रेम्युनरेशन ऑफ कैपिटल, उसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं करने वाला हूँ ब्रांड रिलेटेड इनकम कितनी होगी वो कैलकुलेट करके लाना चाह रहा हूँ। 1 - 2 ब्रांड रिलेटेड इनकम कितनी होगी, ठीक है। 696.03 माइनस 53.43, 642.6, 325.65,
145.23, 2290.42, 155.86, 3.46। ठीक है, तो ये आ गई भाई ब्रांड रिलेटेड इनकम। तीनों सालों की जो ब्रांड रिलेटेड इनकम है वो ये है, ब्रांड से जो रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें मैं ना इन्फ्लेशन फैक्टर को फैक्टर इन करने की कोशिश करूंगा। सो इन्फ्लेशन फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर 2010 का है 1, ये है भाई 1.087, ये 1.181, ये तीनों के इन्फ्लेशन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मुझे अल्टीमेटली इनका एवरेज लेना है, एवरेज रेवेन्यू चाहिए। एवरेज रेवेन्यू और बढ़िया हो जाएगा अगर मैं इन वाले रेवेन्यूज को भी ना आज की डेट पे इन्फ्लेट कर पाऊं। अगर मैं देख पाऊं कि भाई इनका आज की डेट में अगर हम ये इनकम रेवेन्यू अर्न करते तो कितना होता है ना, क्योंकि हम कैलकुलेशन तो आज की डेट पे कर रहे हैं ना। पास्ट ईयर के एवरेज को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट करके कि आज की डेट में ये देख रहा हूँ आज की डेट में अगर ये गुड हमने बेचा होता तो कितने का हमें रेवेन्यू होता। ठीक है, इन्फ्लेशन फैक्टर में एडजस्ट कर रहा हूँ। सो फिफ्थ, present value of brand related income 3 multiplied by 4, $642.6 पहले केस में, 290.42 multiplied by 1.087, 315.69, फिर भाई 152.4 मल्टीप्लाई बाय 1.181, आ गया 180। ठीक है, 180 आ गया। 179.98 है वैसे तो, मैंने राउंड फिगर में 180 ले लिया। ठीक है भाई, तो आगे तीनों साल के हमारे रेवेन्यूज, अभी तीनों साल के ब्रांड रिलेटेड रेवेन्यूज आ गए। अब ऑब्वियसली बात है हम जनरली प्रेफर करते हैं एवरेज हम ले लें। एवरेज अगर ले लेंगे तो हमारा जो भाई कंप्यूटेशन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। एवरेज लेने से हमेशा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और वेटेड एवरेज लेने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वेटेड एवरेज अगर हम ले पाएँ रेवेन्यू में तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में जो ब्रांड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनमें आपको बस एक चीज़ देखनी है, और इनफैक्ट हर क्वेश्चन में सेम चीज़ देखनी होती है। अगर हम जब भी जहां भी एवरेज ले रहे हैं वहां पर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो ही वेटेड एवरेज लिया जा सकता है, अदरवाइज वेटेड एवरेज नहीं लिया जा सकता। वेटेड एवरेज हमेशा बेटर होता है लेना, हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं वेटेड एवरेज को। तो या तो क्वेश्चन हमें खुद कह दे कि वेटेड एवरेज ले लो तो ठीक, अगर क्वेश्चन खुद नहीं भी कह रहा तो हम खुद ही वेटेड एवरेज ले लेते हैं जहां भी एवरेज लेने का बात आती है। बट एक चीज देखनी होती है, ट्रेंड होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है 180, 315, 642 ट्रेंड है कि बढ़ रहा है रेवेन्यू, है ना। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो ही हम वेट्स ले सकते हैं, अदरवाइज वेट्स नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ होता 180, 315 और 642 तो भी ले सकते थे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड होगा तो ही वेट्स लेंगे, अदरवाइज वेट्स नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पर भी भाई वेटेड एवरेज कैलकुलेट करूंगा, मैं नॉर्मल एवरेज नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि वो हमेशा बेटर होता है। तो वेट्स लेंगे, वेट क्या होगा 321 होगा, 321। वेट किस तरह दिया जाता है, नियरेस्ट ईयर हाईएस्ट वेट, जो नियरेस्ट ईयर है 2010 नियरेस्ट ईयर है उसका वेट सबसे ज्यादा हाई होगा। तो नियरेस्ट ईयर हाईएस्ट वेट, ये प्रिंसिपल फॉलो होता है वेट देते हुए। तो 3, 2, 1 मैंने वेट दे दिया तीनों ही केस में। ठीक है, अब इसका मुझे 7th क्या निकाल के लाना है, वेटेड ब्रांड इनकम। वेटेड ब्रांड इनकम कितना होगा, 642.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 1927.8, 315.69 मल्टीप्लाई बाय 2, 631.38 और ये हो गया 180। ठीक है, अब मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज
ब्रांड रिलेटेड इनकम। मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज ब्रांड रिलेटेड इनकम। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? 1927.8 प्लस 631.38 प्लस 180 डिवाइड बाय 6 ये आ गया भाई 456.53 वेटेड एवरेज ब्रांड रिलेटेड इनकम। ठीक है, मैंने वेटेड एवरेज निकाल दिया, ब्रांड रिलेटेड इनकम, तीनों का वेटेड एवरेज ले लिया। अब नाइन्थ क्या है? नाइन्थ है रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितनी है भाई? 1112 उसका 5%, 1112 उसका 5%, 1112 मल्टीप्लाई बाय 5% gives me 55.6, that is remuneration of capital. That is remuneration of capital, 1112 multiplied by 5%. So यहां पर क्या आ गया? नेट ब्रांड रिलेटेड इनकम 8 minus 9, so 55.6 remuneration of capital और 456.63.53 400.53, so net brand related income 400.93। ठीक है, अब 11 इसमें हम टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 35%। क्वेश्चन में देख के बताना 35% ही है जी सर, 35% ही। सो 400.93 मल्टीप्लाई बाय 35%, ये आ गया 140.32, तो 12 आ गया। ब्रांड रिलेटेड अर्निंग, ब्रांड रिलेटेड इनकम पोस्ट टैक्स, ब्रांड रिलेटेड इनकम पोस्ट टैक्स, so 260.61 ब्रांड रिलेटेड इनकम पोस्ट टैक्स, 260.61 आ गई ब्रांड रिलेटेड इनकम। ठीक है सर, कैपिटलाइजेशन फैक्टर बता दो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है 16%। So finally, what is the value of brand? Value of brand आ गई 12 divided by 13। So 260.61 divide by 16%, ये 1737.4, 173 260.61 divided by 16%, okay, 1628.81, 1628.81, ये आ गई भाई आपकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू ऑफ टेक्नो लिमिटेड 1628.81, 1628.81। कंक्लूजन लिख दो जरा। हेंस
hence the value of brand of Techno Limited, hence the value of brand of Techno Limited is computed as, hence the value of brand of Techno Limited is computed as 1628.81 crores. 1628.81 crores. So value of brand कितनी निकल के आ गई टेक्नो लिमिटेड की? 1628.81 crores. That is the brand value of Techno Limited.